हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे साइंस का सीरीज शुरू किए हैं और आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और ये सीरीज जो है बीपीएससी एईडीओ साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 या फिर 72वीं बीपीएससी के लिए शुरू किया गया है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पर। इस पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक तरीके का ऊर्जा का स्रोत है जिसके मदद से हम कोई भी चीज को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक है वो वैक्यूम यानी निर्वात में होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैक्यूम में जो है स्पीड कितना होता है प्रकाश का। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि प्रकाश की चाल जो है वैक्यूम में कितना होता है यानी निर्वात में कितना होता है। था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके अलावा कभी कभी हम देखे हैं कि हवा में भी पूछा गया है कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है। तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में कितनी होता है यानी ग्लास में कितनी होती है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो तीनों क्वेश्चन हम देखे हैं इसलिए इसमें शामिल किए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है या फिर इसको दूसरा बोलते हैं कि प्रकाश जो है एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को टिक कीजिएगा। अगर अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव दिखे तो ट्रांसवर्स वेव को जो है टिक कीजिएगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव भी है। अब प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसी को कहते हैं जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरणें हैं उसको पहुंचने में कितनी समय लगती है। तो 8 मिनट 20 सेकंड। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिख गया है। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में जो है प्रकाश को कितना समय लगता है। तो 2 सेकंड का समय लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में दिखा है। अगर पूछे कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड। अगर चंद्रमा से पृथ्वी तक पूछे तो 2 सेकंड का समय लगता है। आगे चलिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पहले तो समझ लेते हैं कि ये एक तरीके का पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये एक तरीके का सतह है, जब इससे किरण आता है और टकरा के उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, जो किरण सरफेस से टकराता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा के उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो सतह से लंबता होता है लाइन उसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये एक तरीके का काल्पनिक है जो कि अभिलंब होता है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब है परावर्तन के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। तो वही चीज लिखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अब इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे ई नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है कि अगर आपको दे दिया जाएगा कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ई पूछा जाएगा। फिर यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन दिखा है। हाल ही फिलहाल जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें भी इससे क्वेश्चन देखा था और दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी दिखा था। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या क्या होता है। तो देखिए, तीव्रता और आयाम दोनों कांस्टेंट, दोनों कम हो जाता है। प्रकाश का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों कम हो जाता है। वही कह रहा है कि प्रकाश के जब परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान तीव्रता और आयाम जो है प्रकाश का कम हो जाता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति जो है वो कांस्टेंट रहता है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति कांस्टेंट होता है और तीव्रता और आयाम घट जाता है। तो इसको आप बढ़िया से, ये वीवीआई आपके लिए है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक देखिए, ये जो दूसरा नोट है हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल।
अगर प्रकाश मान के चलिए कि परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, और इस केस में जो आपतित कोण और परावर्तित कोण जो है दोनों 0 डिग्री होता है। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब से होकर के गुजरती है तो वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, जब अभिलंब से होकर के आती है तो उसी पाथ पर वापस चला जाती है, और इस दौरान जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री का हो जाता है, तो 0 डिग्री का हो जाता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन दिखा था, इसीलिए हम इसको शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है दर्पण। दर्पण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो सबसे पहले मिरर दो तरह का होता है, समतल दर्पण होता है और दूसरा कोणीय दर्पण होता है। तो अब हम लोग 1 मिनट रुके तो इसको सेट कर लेते हैं ढंग से थोड़ा। देखिएगा दर्पण, तो दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर और गोलियों को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम पूरा समतल दर्पण खत्म कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण में जो इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो रियल, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मतलब आभासी और सीधा इमेज बनता है। तो पहला आप याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरा, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, कि इसका जो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन होता है वो +1 होता है। तो यहाँ तक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधा बनता है। दूसरा, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, इसका आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। चौथा पॉइंट ही पूछा जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो पेरिस्कोप और कैल्डियोस्कोप में। देखिए इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्डियोस्कोप में जो है वो कैसा दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा पेरिस्कोप भी आप पढ़ लीजिएगा, पेरिस्कोप और कैल्डियोस्कोप दोनों में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है अवतल जिसको कनकेव बोलते हैं, कनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे ई क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल गया है। जो जो एग्जाम में दिखा है वही पॉइंट हम इसमें शामिल किए, फालतू का कुछ नहीं शामिल किया है। तो अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिरर को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। इंग्लिश में इसी को कनकेव मिरर कहते हैं, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कि ऐसा मिरर है, ऐसे मिरर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ होगा। तो वही कह रहा है कि इसका परावर्तक तल जो है किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। और इसमें उल्टा हो जाता है, इसको जैसे अभिसारी कहा जाता है अवतल दर्पण को, तो उसी तरीके से इसको अपसारी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। इंग्लिश में इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और इसका परावर्तक तल बाहर होता है। जैसे उस कनकेव में अंदर की तरफ होता था, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन से समझ लेते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन और यूजेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, लिख देते हैं हिंदी अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी ग्रुप डी के एग्जाम में यूजेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था ग्रुप डी के एग्जाम में। तो पूछा जाता है कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, तो सेविंग मिरर जैसे दाढ़ी उड़ी बनाने वाला लोग जो है ना, चेहरा को बड़ा करके दिखाने के लिए सेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का। दूसरा ईएनटी डॉक्टर, यानी कि ई मतलब हो गया ईयर, नोज और थ्राउट माने कि आँख, ई कान, नाक और गला के डॉक्टर जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। और सौर भट्टी यानी सोलर फ्लोरेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ गाड़ी का जो हेडलाइट होता है या सर्च लाइट होता है उसमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चारों जो हम पांचों एग्जाम्पल दिए हैं यूजेज में कनकेव मिरर के, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। और एक जैसे हम ये मिरर बनाए हैं, तो ये जो मिरर है ना, एक कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो ये पहले याद रखिए कि इसका फोकस कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। अब यहाँ से इमेज फॉर्मेशन, तो हम एक बार पढ़ देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके। और इमेज कैसे बनता है इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं स्पेशली, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल देंगे, वहां से आप बढ़िया से जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा गया है तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है, और उसका साइज छोटा होता है, और इमेज जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर सी से दूर है, अगर ऑब्जेक्ट सी से दूर है, कर्वेचर से दूर है, तो उसका इमेज जो है फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, तो छोटा होगा, और इसमें भी वही चीज होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर सी पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पे भी बनेगा, और इक्वल साइज का इमेज बनेगा। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। और इस कंडीशन में भी जो प्रतिबिंब का जो आकृति है
वो वास्तविक और उल्टा ही होगा। चौथा है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज जो है सी से दूर बनेगा और जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से, और इसमें भी वही कंडीशन है, वास्तविक और उल्टा। और अगर अगला एफ पर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है अनंत पे बनेगा और साइज बहुत बड़ा होगा इमेज का, और साथ ही साथ इसका जो आकार प्रकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। और लास्ट, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, और इसका जो है ई वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। तो ई हुआ मतलब बोलने का कहने का मतलब कि अगर अवतल दर्पण हो तो इसमें इमेज दोनों तरह का बनता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है, रियल और इन्वर्टेड भी बनता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है, आभासी तथा सीधा भी बनता है, तो दोनों कंडीशन है। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि दिखेगा। अब पीडीएफ चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे, नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। देखिए अगला है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस के पीछे बनेगा और बहुत छोटा, और जो इमेज है वो आभासी तथा सीधा होगा। मतलब कि अगर इन्फिनिटी पे होता है इमेज फोकस पे बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा, और इमेज जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, और जो इमेज बनेगा वो आभासी तथा सीधा नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, साथ ही साथ आभासी और सीधा। इसमें जो होता है कन्वेक्स मिरर में, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इमेज बनता है ना हमेशा छोटा बनता है, और साथ ही साथ हमेशा इमेज जो है आभासी तथा सीधा बनता है। तो ये बात, दो पॉइंट आप याद रखिएगा। इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। लेकिन इसका यूजेज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यूजेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा यूजेज से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका जो है यूज कहाँ पे किया जाता है, तो वाहनों का साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लाइंड टर्न और एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन जगह इस्तेमाल जो है किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा दिखता है जो साइड मिरर, जो रियर व्यू मिरर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखता है। और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दिख जाएगा कि दो प्लेन मिरर अगर ठीठा कोण पर रखा हो, या दो समतल दर्पण को ठीठा कोण पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब यानी इमेज कितना बनेगा उसके लिए फार्मूला है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n बराबर 360 बटा ठीठा। ठीठा है दो प्लेन मिरर, जैसे ये दो मिरर है, दो मिरर के बीच में ठीठा एंगल है, तो इसमें कितना इमेज बनेगा ये दो मिरर के बीच में, इसके लिए फार्मूला है 360 बटा ठीठा। अगर 360 बटा ठीठा का वैल्यू अगर सम संख्या आता है तो उसमें एक घटा के उसको विषम बना देंगे, और अगर विषम है तो उसको वही उसका इमेज का संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर 360 बटा ठीठा एक सम संख्या आ जाए तो उसको विषम बनाने के लिए एक घटा देंगे, और अगर एक सम संख्या आ जाए तो उसको वही छोड़ देंगे। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का याद रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्धन, और आवर्धन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर निगेटिव इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। और ये एक मिरर फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ है फोकस, फोकल लेंथ, वी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आपको चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।